हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। दिस इज पीयूष, योर इंग्लिश मेंटोर। शुरू कर रहे हैं आज से फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज को, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कैसे एग्जैक्टली ऑप्शंस को हमें फिट करना होता है उन ब्लैंक स्पेसेस में। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो जनरली ये दो टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट करता है। पहले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ग्रामर बेस्ड और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वोकैबुलरी बेस्ड। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वोकैबुलरी बेस्ड। अब ग्रामर में भी तीन तीन पार्ट्स होते हैं। ग्रामर में स्टार्टिंग कर सकते हैं आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस, फिर आ जाते हैं आपके पास में फ्रेजल वर्ब्स टाइप के क्वेश्चंस और कोर ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी यहां पे हो सकते हैं। वोकैबुलरी में थोड़े से कभी कभी इजी वर्ड्स होते हैं और कभी कभार आपके पास में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इजी वर्ड्स में भी बेसिकली कंफ्यूजन वाले जो वर्ड्स होते हैं, मतलब जिनका मीनिंग तो आपको पता होगा बट एग्जैक्टली कौन सा वाला वर्ड आना चाहिए, इस पे थोड़ी सी डाउट्स आ जाती है। तो शुरुआत हम करेंगे वोकैबुलरी वाले टाइप के फिल इन द ब्लैंक से। दो क्लासेस में हम देखेंगे कैसे वोकैबुलरी वाले फिल इन द ब्लैंक्स को इजीली कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको दूंगा 5 क्विज के क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स रिवील करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप इनके आंसर्स को करते चलिएगा, लेकिन ध्यान रहे जो भी क्विज के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको बिना मोबाइल फोन से मीनिंग्स चेक किए करने होंगे। सो मेक श्योर कि आप इसमें चीटिंग ना करें। राइट, शुरू करते हैं क्लास को। बट बिफोर दिस आई वुड लाइक यू टू नो कि कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स लॉन्च हो चुका है परचम क्लासेस के एप्लीकेशन पे। आप वहां जा सकते हो, अप टू 50% तक का आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। इन क्लासेस के जो बेसिक आउटलाइंस है दैट वुड बी, आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी वहां पे, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के साथ में यू विल बी गेटिंग डिटेल्ड पीवाईक्यूज के डिस्कशंस भी, जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मैंडेटरी रहता है। बिकॉज डिटेल्ड पीवाईक्यूज के बिना आपको एक्चुअली में एनालिसिस करना बहुत मुश्किल लगेगा एग्जाम का। राइट, इसके रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरी होती है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स, दैट्स 9929507407। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। इफ योर क्वेरी डजंट गेट सॉल्व तो आप परचम क्लासेस 06@gmail.com पे मेल भी कर सकते हो। शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कौन से वाले टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ इजी बट स्टिल कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे, तो साथ साथ में आप आंसर करते चलोगे, सो वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ देता हूं, इसके जो डायरेक्शंस होते हैं। इन दीज क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। कभी कभार ये एक से ज्यादा ब्लैंक्स भी हो जाते हैं, सो डबल फिलर्स की तरह हो जाता है, बट डबल फिलर्स में जनरली क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 alternatives. आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें एक ब्लैंक स्पेस आपको दिखेगा। इस ब्लैंक स्पेस में फिल करने के लिए आपके पास में ये 4 ऑप्शंस होते हैं। आपका सिंपल सा टास्क ये है कि आप इस सेंटेंस का मीनिंग समझो और इस सेंटेंस में इस ब्लैंक स्पेस में जिस भी वर्ड का रिक्वायरमेंट है, आप इन 4 वर्ड्स में से उसको छांटो और यहां पे फिल करने के लिए ऑप्शन नंबर वही वाला चूज कर दो। इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिग्री विल बी अवॉर्डेड ड्यूरिंग द एनुअल डैश। अब बहुत कॉमन सा वर्ड है, सबको पता है कि जब भी डिग्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी रखी जाती है हर कॉलेज में, है ना। कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटीज में सेरेमनी रखी जाती है जिसमें वो आपको डिग्रीज अलॉट करते हैं। कॉन्वोकेशन होता है, सबको पता है ये। उसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बात हो रही है। इसका फिक्सेशन इस हिसाब से होगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डेफिनेटली एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी ही होगी, है ना। बाकी ऑप्शंस कौन से दिए हैं चलिए देखते हैं। पहला है कॉन्फ्रेंस। देखो, कॉन्फ्रेंस में डिग्री डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है ऑफिशियली। सेकंड आता है कन्वेंशन। कन्वेंशन या कन्वेंशनल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, सो दैट्स बेसिकली कन्वेंशन, तो ये बाहर हो जाएगी। थर्ड है कॉन्वोल्यूशन एंड फोर्थ इज कॉन्वोकेशन। देखो, कॉन्वोल्यूशन एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कई सारी चीजों को ज्वाइन करना होता है, सो दैट इज बेसिकली कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोकेशन ऐसी सेरेमनी को बोलते हैं जहां पे हम डिग्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या रिसीव करते हैं। So the degree will be awarded during the annual convocation. That's how we will get to option number 4 as the correct choice. I hope आपका भी यही आया होगा।
चलिए बढ़ते ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज शी स्लिप्ड एंड डैश हर एंकल। कोई फिसल गया है, एक मैडम है वो फिसल गई हैं। अगर वो फिसल गई तो उनका एंकल ट्विस्ट हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो फॉर दैट वी हैव ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में। पहला है ब्रोकन, देन स्प्रेन्ड है, फिर मसाज्ड एंड हर्टेड है। ठीक है, हर्टेड तो कुछ होता ही नहीं है पहली चीज, तो हर्टेड यहां से बाहर हो जाएगा। हर्ट की तीनों फॉर्म्स हर्ट ही होती हैं, इसलिए हर्टेड गलत हो जाएगा। तीसरा है मसाज्ड। अब देखो यहां पे स्लिप हुई है तो मसाज्ड हर एंकल का कोई सेंस नहीं बनता है, ये तो रिलीव करने के लिए यूज होगा। सो मसाज्ड यहां से बाहर हो जाएगा। ब्रोकन या स्प्रेन्ड, देखो अगर स्लिप हुआ है तो जैसे किसी का भी कोई बॉडी पार्ट जो बोन्स हैं वो अगर स्लिप हो जाए या ट्विस्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं स्प्रेन आ गया है ना, एकदम से टूट जाएगा, ऐसा हम एक्सट्रीम पे नहीं जाते हैं। सो ब्रोकन वाले को ना प्रेफर करके वी वुड गो एट स्प्रेन। इसी का एक्सट्रीम फॉर्म होगा तो शायद वो ब्रोक हो जाए या ब्रेक हो जाए। सो स्प्रेन्ड पे हम जाएंगे। शी स्लिप्ड एंड डैश हर एंकल, एंकल में स्प्रेन आ गया है। जनरली आपने सुना भी होगा एंकल स्प्रेन बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ट्विस्ट एंड टर्न की वजह से एंकल में जनरली स्प्रेन आ जाता है। ब्रोकन यानी कि टूट जाना बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। स्लिप करने पे हड्डी टूट जाना या एंकल टूट जाना ये थोड़ा सा रेयर हो जाता है, राइट। सो वी विल गो विद जनरल ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट्स स्प्रेन्ड। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स इन इंडिया ऑफर्स मैनी डैश। देखो जरा, एंटरटेनमेंट्स आपको स्पेसिफिकली किसी भी जगह पे जाके मिल जाएगा और एंटरटेन करने के लोग या सोर्सेज हो सकते हैं। तो यहां पे मसूरी के लिए स्पेसिफिकली वी वोंट गो विद एंटरटेनमेंट्स। साइट्स के लिए हम जा सकते हैं, मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स इन इंडिया ऑफर्स मेनी साइट्स, ठीक है। थर्ड कह रहा है अट्रैक्शंस एंड फोर्थ कह रहा है टूरिस्ट। अब देखो यहां पे ये गलत हो गया, ऑफर्स मेनी टूरिस्ट नहीं, अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट होता तब चल जाता। दो ऑप्शंस बचते हैं, पहला है साइट्स, तीसरा है अट्रैक्शंस। अब देखो साइट्स का मतलब हो गया सिर्फ देखने के लिए, एंड अट्रैक्शंस में बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखने के साथ साथ में एंजॉय भी कर सकते हो। सो साइट्स थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा एंड अट्रैक्शंस में साइट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो वी वोंट गो विद साइट्स, वी वुड गो विद अट्रैक्शंस। मतलब बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें हैं जिसमें एक चीज साइट भी है, राइट। हिस्टोरिकल भी है, सो अट्रैक्शंस में हिस्टोरिकल होना, साइट्स होना, वहां के लोग, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी वुड गो विद अट्रैक्शंस। ध्यान रखिएगा किसी भी प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हमेशा अट्रैक्शंस को ही लेते हैं, ठीक है। इसी से अट्रैक्ट होकर टूरिस्ट वहां पे आते हैं और इनका व्यापार बढ़ता है। सो वी वुड गो विद ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट बात है नंबर 4 पे। फोर्थ सेज द जिप्सीज डू नॉट। जिप्सीज कौन होते हैं? जिप्सी एक जीप भी होती है, उसका नाम भी जिप्सी होता है। जिप्सी वो होते हैं जो एक जगह नहीं ठहरते हैं, हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको जिप्सीज कहते हैं। जिप्सीज डू नॉट लिव डैश एट अ पर्टिकुलर प्लेस। एक जगह पे वो टिकते नहीं है। अभी जस्ट मैंने बताया जिप्सीज क्या करते हैं, एक जगह पे टिकते नहीं, हमेशा इधर उधर घूमा करते हैं। लेट्स गेट टू दी ऑप्शंस, देखते हैं क्या क्या है। पहला है ब्रॉडली, फिर है विलिंगली, देन इट्स परमानेंटली, देन फोर्थ इज वॉलंटरली। देखो विलिंगली और वॉलंटरली तो एक ही बात हो गई, तो ये दोनों यहां से बाहर हो जाएंगे। ब्रॉडली का मतलब ब्रॉड सेंस से भी देख सकते हो या फिर बहुत फैलाव के साथ भी आप देख सकते हो, दिस वुड बी आउट। यहां पे हम लेंगे परमानेंटली, क्योंकि हमें चाहिए था द जिप्सीज डू नॉट लिव परमानेंटली एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जो जिप्सीज होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा इधर से उधर घूमा करते हैं, कभी थोड़े दिन यहां रह लिया, थोड़े दिन वहां रह लिया, इस तरीके से हमेशा अपना वेयर अबाउट्स ये चेंज करते रहते हैं। इसलिए यहां पे परमानेंटली वुड बी द करेक्ट चॉइस। दैट्स हाउ वी विल गेट टू ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबऑर्डिनेट मेड अ डैश रिमार्क अगेंस्ट हिज बॉस दैट कॉस्ट हिज जॉब। अब सबऑर्डिनेट है, मान लो ये बॉस हैं और इनके अंडर ये काम करता है। अब इसकी जॉब चली गई, मतलब बॉस के ऊपर कैसा रिमार्क किया होगा या कैसा कमेंट किया होगा, डेफिनेटली ऐसा जो बॉस को पसंद ना आए या फिर कुछ बुरा कह दिया होगा, है ना, जी हुजूरी नहीं की होगी, कुछ बुरा कह दिया होगा, तभी ऐसा रिजल्ट आएगा। अब इसके लिए ऑप्शंस हैं डेरोगेटरी, कॉम्प्लीमेंट्री। देखो कॉम्प्लीमेंट्री तो अच्छी बात है, इसलिए इससे जॉब तो नहीं जाएगी, दैट्स हाउ कॉम्प्लीमेंट्री बाहर आ जाएगा। ऑब्लिक का मतलब होता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा, एंड फिर यहां पे है कंसेंशियस, जिसका मतलब होता है सोच समझ के, जिसमें आपका बुद्धि लगा हुआ हो। सो वी हैव ऑब्लिक एंड फिर है डेरोगेटरी। देखो जो कमेंट्स या रिमार्क्स होते हैं वो किसी के बारे में उसका कुछ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट दिखाने वाले हो सकते हैं, इसलिए डेरोगेटरी कहेंगे। ऑब्लिक का मतलब लिटरली कुछ टेढ़ा होता है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसको मैं टेढ़ा कर दूं, सो दिस वुड बी ऑब्लिक। आपने देखा भी होगा जो सिंबल होता है दैट इज इस तरीके का, है ना, इसलिए इसको ऑब्लिक बोलते हैं। तो इस हिसाब से ऑब्लिक वुड बी लेफ्ट आउट
और डेरोगेटरी के साथ हम जाएंगे. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द सबऑर्डिनेट मेड अ डेरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट हिज बॉस दैट कॉस्ट हिज जॉब. दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट चॉइस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नंबर 6 पे ही डैश बिफोर द कोर्ट दैट ही वाज इनोसेंट ऑफ द क्राइम. ठीक है, ही डिनाइड बिफोर द कोर्ट दैट ही वाज इनोसेंट ऑफ द क्राइम. अच्छा, अपने इनोसेंट होने पे कोई डिनाई तो नहीं करेगा, सो डिनाई बाहर हो जाएगा. फिर यहाँ पे है डिनाउंस्ड, फिर है डिमांडेड, देन डिक्लेयर्ड. देखो डिमांडेड भी गलत हो जाएगा एंड डिनाउंस का मतलब है सीधा मना कर देना कि मैं इनोसेंट हूं, ये मना थोड़ी करेगा कोई. तो डिनाइड, डिनाउंस्ड ये गलत हो जाते हैं. डिमांड नहीं कर सकते आप कि मैं इनोसेंट हूं, इस चीज की डिमांड नहीं कर सकते. आप इस चीज को डिक्लेयर कर सकते हो. डिक्लेयर का मतलब होता है टू फॉर्मली से समथिंग. टू फॉर्मली से समथिंग, इसको बोलते हैं हम डिक्लेयर्ड, राइट. सो आप डिक्लेयर कर सकते हो कोर्ट में फॉर्मली कि मैं इनोसेंट हूं, मैंने इस क्राइम में कुछ भी नहीं किया है. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी he declared before the court that he was innocent of the crime. That's how option number 4th would be the correct choice. चलो नंबर 7 पे आते हैं. If you have roses growing in your garden, you can make a lovely dash of flowers at home. क्या बना सकते हैं? बुके बना सकते हैं. अब ये स्पेलिंग एरर्स में भी कभी कभी पूछ लेता है कुछ एग्जाम्स में. इसका स्पेलिंग करेक्ट क्या है? देखो BOUQUEE, BOU, सॉरी इट्स BUCQUETE. थर्ड इज BOUQUETE एंड फोर्थ इज BOUQUET. फोर्थ स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट गलत है. याद रखिएगा स्पेलिंग एरर्स में भी ये काम आ जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट चॉइस. अ लवली बुके ऑफ फ्लावर्स. इसको बुके पढ़ते हैं बट लिखते ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा. चलो नंबर 8 पे. With the changing times, most of the students have become business-like. They are dash and want to take only those courses which they find rewarding. Idealistic का मतलब होता है जिसको लोग देखने लगे या फिर जिसकी प्रशंसा करने लगे लोग. तो आइडियलिस्टिक यहाँ पे गलत है. एक्चुअली इट शुड बी प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक का मतलब है सोच समझ के चीजों को करने वाला. सो यहाँ पे लेंगे प्रैग्मेटिक. सोच समझ के जो लोग चीजों को करते हैं उनको प्रैग्मेटिक बोलते हैं, है ना, सोच समझकर. तो यहां पे वील लैंड एट प्रैग्मेटिक. थर्ड इज एंथुसियास्टिक एंड वांट टू टेक ओनली दोस कोर्सेज. एंथुसियास्टिक होने से और यहाँ पे बिजनेस लाइक होने से कोई मतलब नहीं है. बिजनेस लाइक का मतलब है जिस चीज का फायदा है उस चीज पे ही सोच विचार के दे ऑप्ट दैट सब्जेक्ट, राइट. सो प्रैग्मेटिक वुड बी द करेक्ट चॉइस. पार्शियल का यहाँ पे एकदम जरूरत नहीं है बिकॉज पार्शियलिटी यहाँ पे करने के कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग ना निकलेगा ना इसका कोई सेंस बनेगा एक्चुअली में. सो वी वुड गो विद प्रैग्मेटिक, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. चलो ठीक है, 9th पे आते हैं. 9th कह रहा है Google is one of the most popular search engines. It is dashed by the internet users. Utilized, affected. देखो affected by the internet users गलत है. ये verb की जगह ये हमेशा noun के context में यूज होता है. ठीक है. थर्ड इज एग्जामिन्ड बाय इंटरनेट यूजर्स. नहीं, गूगल को एग्जामिन नहीं करेंगे इंटरनेट यूजर्स. डेफिनेटली इंटरनेट यूजर्स गूगल को यूज करते हैं, है ना. फ्लैबरगैस्टेड का मतलब होता है शॉक्ड या सरप्राइज्ड हो जाना. तो इट इज शॉक्ड बाय द इंटरनेट यूजर्स या इट इज सरप्राइज्ड बाय द इंटरनेट यूजर्स. एक्चुअली में इट सरप्राइज द इंटरनेट यूजर्स ये कहते तो फिर भी चल जाता, बट इट इज सरप्राइज्ड बाय द इंटरनेट यूजर्स या इट इज फ्लैबरगैस्टेड बाय द इंटरनेट यूजर्स, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है. सो फोर्थ वुड बी किक्ड आउट. पहला है यूटिलाइज्ड या फिर यूज्ड होता तो भी चल जाता. सही सेंटेंस बनेगा गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स. इट इज यूटिलाइज्ड बाय द इंटरनेट यूजर्स. दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट चॉइस. ठीक है, चलो. सो ऑप्शन नंबर 1 पे हम जाएंगे. नेक्स्ट नंबर 10th पे आते हैं. School days are considered to be the best years of your life. When my dash year in school began, I began to think of those past enjoyable days and of my future also. ठीक है, ऑप्शंस में है पहला पेनल्टीमेट, सेकंड इज एब्सोल्यूट ईयर. एब्सोल्यूट ईयर तो सारे ही ईयर एब्सोल्यूट होंगे, तो एब्सोल्यूट ईयर की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं. इंटीग्रल का मतलब है जुड़ा हुआ ईयर. सो इंटीग्रल ईयर का सेंस यहाँ पे बनेगा नहीं. टर्मिनेशन ईयर हो नहीं सकता कि अब ये साल में मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा, तो ये काफी ज्यादा अजीब या वेयर्ड साउंड करेगा. सो यहाँ पे वील गो विद पेनल्टीमेट, जिसका मतलब होता है सेकंड लास्ट. इसका मतलब होता है सेकंड लास्ट. जैसे मान लीजिए एक पैसेज में 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो ये वाला पैराग्राफ क्या होगा? पेनल्टीमेट होगा. और थर्ड वाला क्या होगा? लास्ट होगा या अल्टीमेट होगा. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे, दैट इज पेनल्टीमेट, टू गेट टू द करेक्ट आंसर. नंबर 11 पे आते हैं. 11th है बीइंग डैश द जज गेव अ फेवरेबल वर्डिक्ट. ठीक है,
ऑप्शंस में है सैगेशियस, पगनाशियस, मैलिशियस एंड टेनाशियस। देखो, सैगेशियस का मतलब होता है जो सोच समझ के जवाब दे या फिर चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करे, उसको सैगेशियस बोलते हैं। पगनाशियस लोग बहुत ही लड़ाकू होते हैं, मतलब जल्दी फटाफट उनको गुस्सा आ जाता है, लड़ने लग जाते हैं, उनको पगनाशियस कहते हैं। बट यहां पे फिट नहीं हो पाएगा, सो पगनाशियस वुड बी किक्ड आउट। थर्ड, मैलिशियस का मतलब बुरे इंटेंशंस वाला जो होता है उसको मैलिशियस कहते हैं, तो थर्ड भी बाहर हो जाएगा। नाउ वी हैव टेनाशियस। टेनाशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा फर्म होता है, जो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं किसी चीज को लेके, उनको टेनाशियस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे तीनों वर्ड्स किसी कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। फर्स्ट है सैगेशियस, जिसका मतलब होता है सोच समझकर किसी चीज को डिसाइड करना, एंड दैट्स एक्चुअली वी नीडेड। सो बीइंग सैगेशियस द जज गेव अ फेवरेबल वर्डिक्ट। जो सबके हिसाब का था वो वर्डिक्ट जज ने दिया, या रिजल्ट जज ने दिया। सो इट शुड बी बीइंग सैगेशियस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 12 पे। सिंस अमित वॉज एन डैश फोटोग्राफर ही डिड नॉट चार्ज एनी मनी फॉर टेकिंग आर पिक्चर। अब यहाँ पे देखो एक काफी अच्छा सा हिंट है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। एन के बाद जो भी वर्ड आएगा उसका साउंड हमेशा वॉवल वाला होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो वॉवल ही हो शुरुआत में, वॉवल साउंड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अमेचर, इसका भी वॉवल साउंड है। प्रोफेशनल का साउंड वॉवल का नहीं है, तो ये तुरंत बाहर हो जाएगा, क्योंकि एन तो फिक्स है। वेरी मेरे को सिर्फ ब्लैंक ही कराना है, ब्लैंक में ही कुछ वेरी करेगा। एन के बाद में प्रोफेशनल नहीं लिख सकता। यूजलेस वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा है, मतलब यूजलेस है। चलो अगर इस हिसाब से भी मान लेते हैं, सो इफ वी टेक यूजलेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉवल साउंड से नहीं स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ये वॉवल साउंड वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, आप जाके देख सकते हो रूल 1 में, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है 50 गोल्डन रूल्स में। यूजलेस या से शुरू होता है और ये या वॉवल साउंड्स में नहीं आता है, सो थर्ड वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो जाएगा। अननोन आ सकता है और अमेचर आ सकता है, ये दो ही यहां पे फिट हो सकते हैं। देखो, सिंस अमित वॉज एन डैश फोटोग्राफर ही डिड नॉट चार्ज एनी मनी फॉर टेकिंग आर पिक्चर। देखो, अमेचर का मतलब क्या होता है और अननोन का मतलब क्या होता है। अननोन मतलब जिसको कोई नहीं जानता। अमेचर का मतलब ऐसे शौकीन लोग जो पैसों के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए काम करते हैं। तो अल्टीमेटली अमित एक पैशनेट फोटोग्राफर है, इसलिए उसने पैसे चार्ज नहीं किए हमारी फोटो खींचने के लिए। ये वाली बात ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, इंस्टेड ऑफ अननोन। अननोन है तो क्या हुआ, तब तो और ज्यादा पैसे चार्ज करने चाहिए। दैट्स व्हाई वी विल गेट टू ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अमेचर। ठीक है, इमेच्योर अलग होता है, अमेचर अलग होता है, ध्यान रखिएगा। चलो नंबर 13 पे आते हैं। देयर इज अ डैश अमाउंट ऑफ फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सम ऑफ द इंपोर्टेड चॉकलेट्स। ठीक है, पहला है निग्लेक्टिंग, ये तो एज अ वर्ब यूज होगा, सो इसको हम निग्लेक्टिंग को हटा देते हैं। सेकंड है नेग्लिजेंट, थर्ड इज नेग्लिजिबल एंड फोर्थ इज नेग्लेक्टेड। ये फिर से वर्ब हो गया है, तो ये बाहर हो जाएगा। देयर इज डैश अमाउंट ऑफ फैटी एसिड, मतलब यहां पे मेरे को एक एडजेक्टिव की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव की, जो क्वांटिटी बताए। दूसरा है नेग्लिजेंट और तीसरा है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो, या जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, मतलब जीरो के बराबर। और नेग्लिजेंट का मतलब है ऐसा कुछ जो नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो नेग्लिजेंट तो बाहर हो जाएगा, नेग्लिजिबल यहां पे यूज करेंगे जस्ट बिकॉज हमको ऑलमोस्ट जीरो वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। दैट्स हाउ वी विल गेट टू ऑप्शन नंबर 3 एंड द सेंटेंस विल साउंड समथिंग लाइक देयर इज अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सम ऑफ द इंपोर्टेड चॉकलेट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 14 पे। अ गार्डन नाइफ इज डैश यूज्ड फॉर राइट प्रूनिंग। ठीक है, पहला है जनरली, देन कंपल्सरीली, अब जरूरी नहीं है कि गार्डन नाइफ ही यूज करें, और भी चीजें होती है हमारे पास में, हम यूज कर सकते हैं। थर्ड इज सिस्टमैटिकली, अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि गार्डन नाइफ को इस तरह से यूज करना है, सो 2 और 3 तो यहां से बाहर आ जाते हैं। फोर्थ इज डेली एंड फर्स्ट इज जनरली। डेली हम इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं कि अगर आपने प्रूनिंग के लिए गार्डन नाइफ को किसी दिन नहीं यूज किया तो मतलब वो गार्डन नाइफ नहीं रह जाएगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इसलिए डेली हटा के इट शुड बी जनरली, मतलब जब भी जरूरत पड़ती है जनरली हम गार्डन नाइफ को ही यूज करते हैं फॉर प्रूनिंग। ठीक है, सो इट शुड बी अ गार्डन नाइफ इज जनरली यूज फॉर राइट प्रूनिंग। इस हिसाब से वी विल गेट टू ऑप्शन नंबर 1। चलो नंबर 15 पे आते हैं। सीरियस थ्रेट टू आर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कैन बी डैश विद ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। ठीक है, फिर है यहाँ पे हैस्टेंड। हैस्टेंड का मतलब होता है जल्दी करना, है ना। सीरियस थ्रेट जो है हमारे इकोलॉजी को और एनवायरमेंट को, इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे हम लड़ सकते हैं या फिर इसको बचा सकते हैं ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के थ्रू।
ठीक है, अब यहाँ पे hasten का मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सेव करना या प्रोटेक्ट करना या सिक्योर करना ऐसा वाला, या मतलब किसी से बचना ऐसा वाला यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चाहिए। हास्टन गलत हो जाएगा। इम्पीटेड का मतलब भी बेकार कर देना ऐसा हो जाता है, सो ये ऑपोजिट हो जाएगा इसका। थर्ड इज एग्रेवेटेड, मतलब बुरी सी चीज को और ज्यादा बेकार कर देना, सो दैट्स एग्रेवेटेड, ये भी बाहर हो जाएगा। कम्बैटेड का मतलब है लड़ सकते हैं या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे फिट बैठेगा। And the meaning would, and the sentence would be, serious threat to our ecology and environment can be combated with organic cultivation. जो भी threat है उसको organic cultivation से हम अपनी ecology और environment को save कर सकते हैं। So यहाँ पे combated लेंगे and we'll get to the correct choice. इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ जाना पड़ेगा। चलो 16th पे आते हैं। 16 बोल रहा है, the driver was dash injured, he died within an hour. मतलब ऐसा इंजर्ड हुआ था कि 1 घंटे के अंदर बेचारे की डेथ हो गई, मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली वो इंजर्ड हुआ होगा। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली का मतलब थोड़ा सा कंसिडर्ड के बेसिस पे बात होती है, ये सेंस फिलहाल नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे डेथ हो चुकी है, तो इट शुड बी वेरी सीवियर। सिर्फ सिग्निफिकेंट से काम नहीं चलेगा। दूसरा है फैटली। थर्ड इज फेटफुली। फेटफुली का मतलब होता है किस्मत के हिसाब से, सो फेटफुली यहाँ पे गलत हो जाएगा। वाइटली का मतलब होता है अच्छा खासा एनर्जेटिक, सो वाइटली इज आउट, इट शुड बी फैटली। फैटली इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डेडली, इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डेडली। तो डेडली तरीके से इंजर्ड था वो, इसलिए थोड़ी देर में या 1 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई। इस हिसाब से इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फैटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 17 पे। लता मंगेशकर वॉज डैश विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। अब यहाँ पे गिवन है, फाउंड है, एंडाउड है, इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड इज जिसमें भी आप भरोसा रख सकते हो, गिवन, फाउंड या एंडाउड। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के साथ में जाएंगे, जस्ट बिकॉज जो भी चीज बाय बर्थ होती है ना, जो चीज बाय बर्थ होती है उसको हम बोलते हैं एंडाउड। जैसे लता मंगेशकर वॉज एंडाउड विद नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक, या फिर उनकी जो आवाज थी वो इतनी अच्छी थी कि शी वॉज टर्म्ड एज टू बी एंडाउड विद अ गुड थ्रोट। तो इसको एंडाउड बोलते हैं, मतलब बाय बर्थ जो चीज होती है दैट इज एंडाउड। अब गिवन में तो जनरली कोई आदमी या कोई भी लिटरल कॉन्टेक्स्ट में देना हो जाएगा, तो ये गिवन यहां से गलत हो जाएगा। फाउंड नहीं, फाउंड की बात तो नहीं होगी, नेचुरली फाउंड नहीं होता है, नेचुरली एंडाउड होता है। एंड इंटरेस्टेड का तो यहां से सेंस ही खत्म हो जाता है। सो कौन सा ऑप्शन फिट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। एंड द करेक्ट सेंटेंस वुड बी, लता मंगेशकर वॉज एंडाउड विद नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। चलिए नंबर 18 पे आते हैं। द ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बिल्ट इन डैश अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट। ह्यूमन माइंड हमेशा जो भी ओरिजिनल थॉट्स होते हैं उनके लिए हमारे दिमाग में एक हमेशा से हेट्रेड या ऑपोजिशन सा थोड़ा सा बैठा हुआ होता है। यहां पे ये बात हो रही है। बिल्ट इन आइडियाज अगेंस्ट गलत हो जाएगा, इंटरेस्ट्स भी गलत हो जाएगा, सेफ गार्ड्स भी नहीं। सेफ गार्ड्स नहीं होते हैं आपके पास में ओरिजिनल थॉट्स के लिए, आपके प्रिजुडिसेस होते हैं। मतलब पहले से ही जो भी हम माइंडसेट बना लेते हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे ओरिजिनल थॉट कुछ भी है उसके अगेंस्ट में दिमाग हमारा कुछ ना कुछ बना लेता है ना। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो हमें हिचकियां या हिकअप्स आते हैं वो किसी भी रीजन से आते हों, बट दिमाग ने एक प्रिजुडिस क्या बना लिया है कि कोई हमें याद कर रहा होगा, इस वजह से हिचकी आ रही है। तो जब भी कभी ऐसा होगा आपके दिमाग में इंस्टेंटली यही आएगा कि शायद कोई याद कर रहा है। जबान कट गई तो शायद किसी ने गाली दी है तो इस वजह से जबान कटी है। ऐसा प्रिजुडिसेस हमारे दिमाग में आते रहते हैं। सो इसी बेसिस पे यहाँ पे सेंटेंस आपसे क्वेश्चन कर रहा है। सो वी वुड गेट टू प्रिजुडिसेस, मतलब किसी भी चीज के बारे में पहले से ही जजमेंटल होना या फिर पहले से ही कोई माइंडसेट बना लेना, दिस इज प्रिजुडिस। So 18th would go with option number 4th. चलिए 19 पे आते हैं। Question number 19 says, if strict security measures were taken, the tragedy might have been dash. अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सीडेंट हो या कोई भी ट्रेजेडी हो, कोई भी एक्सीडेंट हो या कोई भी ट्रेजेडी हो, उसको आप कंप्लीटली नो नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ध्यान रखा है तो कंप्लीटली वो नहीं ही होगी, इम्पॉसिबल है उसका होना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक्सीडेंट्स या ट्रेजेडी को उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है या चांसेस हैं उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस बार एक्सीडेंट होना थोड़ा सा टल जाए, ऐसा पॉसिबल है। होगा ही नहीं कभी जिंदगी में, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते। ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट्स
या ट्रेजेडीज के कॉन्टेक्स्ट में. सो इफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स वर टेकन, अगर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स को लिया गया होता या फॉलो किया गया होता तो ट्रेजेडी को शायद क्या किया गया होता, टाल दिया गया होता, या ट्रेजेडी टल जाती, या हो सकता है कि उसके होने के चांसेस कम हो जाती. सो वी हैव टू टेक अवर्टेड, जिसका मतलब होता है टल जाना, या फिर थोड़ा सा डिले हो जाना, या उस टाइम पे ना होना, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मीनिंग निकलेगा. रिमूव्ड नहीं हो सकता है, कंट्रोल आप नहीं कर सकते डेफिनेटली उस चीज को, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उस टाइम ना हो ऐसा आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आगे कभी नहीं होगी, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है. रिस्ट्रेन्ड इज समथिंग दैट डजंट सूट हियर, एक्चुअली कुछ सूट नहीं करेगा. सो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, दैट इज अवर्टेड. ठीक है, तो खतरा क्या होता है, टल जाता है. ऐसा नहीं कि खतरा कभी भी नहीं आएगा या एक्सीडेंट्स कभी नहीं हो सकते, स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा इस चीज का. सो इसमें ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाना पड़ेगा. नंबर 28, ऑक्टोपसेस आर मोस्टली शाय. मोस्टली का मतलब यहाँ पे क्या है, जनरली. मोस्टली का मतलब क्या है, जनरली, मतलब हमेशा, जनरली जब हम ऑक्टोपस को देखेंगे, ऑक्टोपस को, तो यहाँ पे ये जनरली शाय, शर्मीले होते हैं. एंड जनरली, मेनली, कंप्लीटली एंड रेयरली हार्मलेस टू ह्यूमन बींग्स. हमने सीखा था एंड के साथ में सेम बातें जुड़ती हैं. सो एंड के पहले यहाँ पे जनरली का ही दूसरा वर्ड लिखा है, दैट इज मोस्टली. तो इधर भी जो वर्ड होना चाहिए, इसको भी ऑलमोस्ट सिमिलर इंटेंसिटी का होना चाहिए. वी हैव जनरली. मेनली नहीं, मेनली क्या बताएगा, स्पेसिफिकली एक क्वालिटी की बात करेगा, हमें जनरल रहना है, तो मेनली बाहर है. कंप्लीटली की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जनरली को कंप्लीटली नहीं बोल सकते. रेयरली यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एंड है, हम एक ऑपोजिट वर्ड नहीं ले सकते. तो फिर से मेरे को जनरली का ही एग्जैक्ट वर्ड जनरली लेना पड़ेगा. दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 1 वुड फिट हियर. यहाँ पे इसीलिए मोस्टली यूज किया है शायद, क्योंकि आप यहाँ पे तब जनरली फिट कर सकते हो. अगर यहाँ पे जनरली फिट कर लिया होता, तब वापस यहाँ पे हम मोस्टली नहीं फिट कर सकते थे. ठीक है, तो ऐसे हिसाब से ये चीजें हो जाएंगी. नाउ 20 क्वेश्चंस आर अप, लेट्स गेट टू क्विज क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है आज के क्विज का, द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश अ कोबरा. ऑप्शंस में है एक्सपोज्ड, डिस्प्लेड, डिस्क्लोज्ड या रिवील्ड. आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है. सिंपली आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके आगे ऑप्शन कौन सा आपने चूज किया है वो लिखना है, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो. नेक्स्ट क्लास में व्हेन वील बी चेकिंग ऑन द आंसर्स, तो आप बताना मुझे नेक्स्ट वीडियो में कि आपका स्कोर कितना आया इस क्विज का. चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 इज, इट वाज हिज डैश दैट लेड हिम टू पेन्योरी. पेन्योरी का मतलब होता है गरीबी आ जाना, या बहुत दरिद्रता आ जाना, जिसमें पैसे की बिल्कुल स्कार्सिटी या कमी हो. ठीक है, पहला है फ्लैम्बायंस, फिर एरोगेंस, देन एक्स्ट्रावेगेंस, फॉलोड बाय एब्यूलियंस. क्वेश्चन नंबर 23 है, गीता वॉज नोन टू बी अ डैश, सो नो बडी एंट्रस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर. जोकर, वर्कर, शॉकर और शर्कर. नंबर 24, द स्टैच्यू वॉज सो डैश दैट people stared at it in horror. First is grotesque, second is exquisite, third is beatific, and fourth is cumbersome. Last question for quiz is, he was caught red-handed and could not dash the charges. पहला है refute, then refuse, फिर है rebuke, and fourth is revoke. बताया था मैंने आपको, कुछ confusing words आते हैं आपके सामने, देखने में इनके मीनिंग्स इजी होते हैं, बट फिर भी आपको ये कंफ्यूज करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा वाला फिट करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके आंसर्स लिखते हैं जो आपको लगते हैं कि ठीक होंगे. ध्यान रखिएगा, मोबाइल फोन्स में आप डिक्शनरी या गूगल मत करिएगा. चलिए, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में विल मीट एंड विल डिस्कस इनके आंसर्स एंड सम मोर फिल इन द ब्लैंक्स. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.